Hello students, today we are going to discuss moving coil galvanometer. ओके ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में लास्ट टॉपिक है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो गैल्वेनोमीटर ये वर्ड हमने पहले भी सुन रखा है. तो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करंट्स. ओके, तो ये करंट की प्रेजेंस को बताएगा. ठीक है, it is also called deadbeat galvanometer. The name moving coil galvanometer is given because it uses a current carrying coil that rotates or move in magnetic field due to torque acting on it. तो इससे पहले जो हमने एक्सप्रेशन किया था इससे पिछले वीडियो लेक्चर में, उसमें हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ क्लोज लूप और अ कॉइल. ओके, अगर आपको मैं बताऊं तो इससे पहले हमने क्या किया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप और कॉइल. ओके, तो एक कॉइल को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो अगर इसके दो एंड्स को ऐसे पिवटेड कर दिया जाए तो क्या होगा, ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगी. ओके, बिकॉज क्या होता है, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. और यहाँ पे क्या बन जाता है, कपल बन जाता है फोर्स का. एक फोर्स इस तरह से लगती है और एक तरह इस तरह से लगती है, तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, इसके अबाउट इस तरह से. अब सेम जो प्रिंसिपल है दैट विल बी फॉलोड बाय दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ओके, तो यही हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसका नेम क्यों दिया गया, बिकॉज देर इज़ अ कॉइल. ठीक है, विच विल मूव. मूव बोलने का मतलब विच विल रोटेट. ठीक है, ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन, जिसके ऊपर टॉर्क लगेगी तो वो रोटेट करेगी. रोटेट करेगी तो उसके साथ हमने एक ऐसी अरेंजमेंट लगाई होगी कि वहाँ पे हमें करंट की प्रेजेंस का पता चल जाएगा. ओके, रोटेट कब करेगी, जब करंट अगर कॉइल में से पास होगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पे हमने सेट करी है. ओके, बट करंट अगर कॉइल में से पास करेगा तो वो रोटेट करेगी. ओके, तो रोटेट करेगी तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे करंट फ्लो हुआ है. ओके, तो दिस इज़ हाउ जो गैल्वेनोमीटर है वो हमें करंट की प्रेजेंस को बताता है. ओके, तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं हम. It is based on the principle that when a current carrying coil is placed in uniform magnetic field, it experiences a torque. ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. तो टू टाइप्स के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होते हैं. एक होता है सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड द सेकंड वन इज़ अ पिवटेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. चलिए इनको देख लेते हैं किस तरह से इनकी कंस्ट्रक्शंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ओके, तो सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगी, तो ये हमारा सस्पेंडेड टाइप मूविंग गैल्वेनोमीटर है. तो इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर्स. ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या हुआ, एक कोर होगी हमारे पास. ठीक है, मान लीजिए आयरन कोर है, रेक्टेंगुलर आयरन कोर. ठीक है, ओके, तो इस रेक्टेंगुलर आयरन कोर के ऊपर हमने इंसुलेटेड वायर के बहुत सारे टर्न्स बाइंड करे होंगे इस तरह से, ऐसे. ओके, तो देयर आर मैनी नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. ओके, तो सबसे पहले बात यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि इसके अंदर क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर. द कॉइल इज The coil is wound over a non-metallic frame of brass.
ओके, तो कॉइल जो है नॉन मेटेलिक फ्रेम ऑफ ब्रास, ठीक है, ब्रास आप जानते हैं, ब्रास, जो ब्रास इज अलॉय, ओके, ब्रास क्या है, एक अलॉय है। तो ये जो नॉन मेटेलिक अलॉय है, इसके ऊपर बाइंड किया जाएगा कॉइल को, ओके। सो द अपर एंड ऑफ द कॉइल इज सस्पेंडेड टू अ मूवेबल टॉर्जन हेड टी, ओके, थ्रू फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। अब देखिए होता क्या है, ये है हमारी कॉइल, ये मेटालिक कोर है जिसके बारे में बात कर रहा था, दिस इज़ अ मेटालिक कोर, ओके। मेटालिक कोर के ऊपर यहाँ पे जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, दिस इज़ अ ब्रास फ्रेम, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। मेटालिक कोर के ऊपर क्या है, एक ब्रास फ्रेम। ब्रास क्या है, ब्रास इज अ नॉन मेटालिक अलॉय है, ठीक है, मतलब उसमें नॉन मेटालिक नेचर होता है उसका, ब्रास का। तो उसके ऊपर यहाँ पे दिस इज़ द कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है कॉइल को, तो ये क्या है, आपकी कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के, ओके। तो इस तरह से मेटालिक कोर के आउटसाइड क्या है, ब्रास फ्रेम है, और ब्रास फ्रेम के ऊपर ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ओके, इसके नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर बांधे गए हैं या तो बाइंड किए गए हैं, ओके। अब यहाँ पे इसको सस्पेंडेड क्यों कहा गया, अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं टॉर्जनल हेड, एच। टॉर्जनल हेड क्यों बोला, क्योंकि इसके अबाउट टॉर्क मिलती है, ठीक है। ये जो कॉइल घूमेगी, ये जो कॉइल रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, तो ये इसके अबाउट घूमेगी, तो इसको यहाँ से सस्पेंड किया गया है, अगर हिंदी में बोलें तो लटकाया गया है, एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं। तो टॉर्जनल हेड से यहाँ पे एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप होती है, ठीक है, ये भी एक तरह का कंडक्टर ही होगा, ओके। तो यहाँ पे फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक वायर यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है, इससे सस्पेंड किया है इसको, ओके। और यहाँ से आपकी कॉपर वायर जो आपकी कॉइल है, ओके। तो इस तरह से ये सारी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये है टॉर्जनल हेड, ओके। टॉर्जनल हेड से इसको सस्पेंड किया गया है, इस कॉपर कॉइल को, ओके। और यहाँ पे फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप का यूज़ किया गया है, ओके। ये यहाँ पे ये कॉपर वायर नहीं है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज है। फॉस्फर ब्रॉन्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जब ये रोटेट करेगा, जैसे रोटेट करेगा, तो ये वायर भी ट्विस्ट होगी, ठीक है, ट्विस्ट होके ये टूट सकती है अगर हम और कोई वायर, तो इसका जो फॉस्फर ब्रॉन्ज है ये बहुत आसानी से ट्विस्ट हो सकती है, इसका ट्विस्टिंग मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ये टूटेगी नहीं अगर ये घूम भी जाएगी ऐसे, तो ओके, दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। और यहाँ पे एक मिरर भी लगाया गया है, ठीक है। मिरर होता है, ये जो रोटेशन होगी, ठीक है, ये जो टॉर्क होगी, इसकी मूवमेंट को देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम इतना हम कर चुके हैं, देखिए, अ प्लेन मिरर एम इज़ अटैच टू द वायर टू नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, कॉइल की डिफ्लेक्शन को देखने के लिए, ओके। तो इस तरह से जो सस्पेंडेड आपका गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, तो और भी इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, इसको परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा गया है। यहाँ पे स्फेरिकल मैग्नेट यहाँ पे रखे हुए हैं इस तरह से, ये नॉर्थ पोल है एंड दिस इज़ साउथ पोल, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इनको। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी परमानेंटली नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्लोइंग लाइक दिस, ओके। तो देर इज़ अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे ये जो हमारी कॉइल है, इसका जो अपर एंड है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो इसका अपर एंड है कॉइल का, वो तो टॉर्जनल हेड के साथ कनेक्टेड है, बट जो इसका लोअर एंड है कॉइल का, दैट इज़ कनेक्टेड टू अ हेयर स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है, उसके साथ क्या किया है, कनेक्ट किया गया है, ओके। ये होता है रीस्टोरिंग टॉर्क देने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब कॉइल में से करंट पास किया होगा,
तो ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप भी यहाँ पे ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देगी, बट अब ये जो स्प्रिंग है इसको रीस्टोरिंग टॉर्क देगा। ओके, अगर ये इसको टॉर्क लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क इसको क्या करेगा, किसी पॉइंट तक ही इसको रोटेट करवाने देगा। ठीक है, बिकॉज ये फर्दर और इसको मतलब बोलने का मतलब कि ये पूरा एक रेवोल्यूशन, ऐसे बिल्कुल एक पूरा रेवोल्यूशन ही नहीं कर लेगा घूमकर। ठीक है, ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको रिस्टोर करेगा टॉर्क को। ठीक है, ये खुद क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, स्प्रिंग, और इसकी फर्दर रोटेशन को रोक देगा, मतलब ये एक लिमिट सेट कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। एक तो यहाँ पे अप्लाई टॉर्क हुई जो कि करंट की प्रेजेंस की वजह से आई, बट इस स्प्रिंग ने एक रिस्टोरिंग टॉर्क देगा ये। ठीक है, इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए। ओके, नहीं तो ये तो फिर घूमता ही रहेगा। ठीक है, तो रोटेट ही करता रहेगा, बट हमें जस्ट डिफ्लेक्शन चाहिए। ओके, तो इसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वायर है, अब देखो करंट की सप्लाई कहाँ से होती है। देखो ये पूरा जो अरेंजमेंट है एक बॉक्स के अंदर होता है। यहाँ पे पूरा क्या है, दिस इज़ अ बॉक्स। ठीक है, ये सारा क्या है, एक बॉक्स है। ओके, और ये बॉक्स का क्या है, बेस है, मतलब हाउसिंग बोलते हैं इसको एक्चुअल में, हाउसिंग। इस तरह से इसका बेस है। ठीक है, यहाँ से इसको सेट किया गया होगा। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अब इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई कहाँ से दी है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो टर्मिनल हैं जो कि ये जो हाउसिंग है इसके बाहर है। एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल बी है। ओके, तो आपको टर्मिनल बी से करंट दिया गया इस तरह से, यहाँ से वायर से आता हुआ फॉस्फोर ब्राउन स्ट्रिप से होता हुआ कॉइल तक करंट पहुँचा ऐसे। ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। फिर यहाँ से अब करंट का आउटलेट कहाँ पे है, तो इस तरह से स्प्रिंग से होता हुआ टर्मिनल ए पे आपका हमारा जो करंट है उसका सर्किट कंप्लीट हुआ है। ओके, तो इस तरह से ये सारी कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, द कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल पीसेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट हैविंग कनकेव पोल्स। इसको बोलेंगे कनकेव पोल्स बोलेंगे, देखो कनकेव शेप है ना ये। ठीक है, कनकेव पोल्स। द अपर एंड द लोअर एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ए एंड बी, है ना, टर्मिनल ए और बी से। देर इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट ऑफ द कॉइल of the current in the coil. The whole arrangement is placed or enclosed in a non-metallic case. ठीक है, इसको नॉन मेटेलिक केस, ठीक है, जो मैं हाउसिंग बोल रहा था इसको, जैसे बॉक्स भी बोला मैंने इसको, तो उसको क्या बोलेंगे, एक नॉन मेटेलिक केस के अंदर इसको रखा गया होता है। ओके, नॉन मेटेलिक केस के अंदर रखा गया होता है टू अवॉइड डिस्टर्बेंस विद एयर। ठीक है, एयर के साथ कोई डिस्टर्बेंस अंदर की जो अरेंजमेंट है उसको ना हो। अब हमारे पास आता है पिवटेड टाइप मूविंग गैल्वेनोमीटर। ओके, सेम टू सेम है। अब इसमें क्या क्या अंतर होगा, अब यहाँ पे हमने देखा था बस इतना सा अंतर होता है पिवटेड में। अब ये सस्पेंडेड नहीं होता है। ठीक है, ये इस तरह से क्या हुआ था, इससे यहाँ पे हैंग किया गया था एक तरह से। ठीक है, टॉर्जनल हेड से हैंग किया गया था। पिवटेड में हैंग नहीं होगा ये, और इसमें एक रेक्टेंगुलर कोर का यूज़ किया गया था और कॉइल भी रेक्टेंगुलर ही बनी थी। अब मूविंग कॉइल में क्या होता है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं होती है, यहाँ पे जो कोर होगी वो सिलेंड्रिकल होगी इस तरह से, ऐसे सिलेंड्रिकल। तो इसके ऊपर जो वायर इंसुलेटेड वायर जो कॉइल बनाई जाएगी वो भी आपकी सर्कुलर टाइप होगी ऐसे। ओके, तो इतना सा अंतर है कि यहाँ पर तभी इसको बोलते हैं पिवटेड। ठीक है, इसके अबाउट क्या होगी, ये पिवटेड होगी। ओके, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। वहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल थी और रेक्टेंगुलर कोर थी, यहाँ पे सिलेंड्रिकल कॉइल होगी। ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल कोर होगी, सिलेंड्रिकल, ये टॉप व्यू दिखाया गया है। ओके, दिस इज़ द टॉप व्यू। तो ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। और जब ये आपकी सिलेंड्रिकल कॉइल, ये जो सिलेंड्रिकल कॉइल है अगर ये आपकी रोटेट करेगी तो इसके साथ एक निडल और स्केल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अगर ये रोटेट कर रही है तो ये निडल भी रोटेट करेगी और यहाँ पे हमें रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, पॉइंटर स्केल अरेंजमेंट होती है पिवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में। ओके, तो ये थोड़े से इसमें आपका अंतर था। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम।
किस तरह से, लेट द लेंथ ऑफ द कॉइल बी एल, ठीक है, एंड द ब्रेथ बी बी। ओके, जो कॉइल है वेदर इट इज़ सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर, ओके, तो जो कॉइल है इसकी कुछ लेंथ होगी और कुछ ब्रेथ होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द कॉइल कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, देखो यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्न, फिर सेकंड टर्न है, फिर थर्ड टर्न है, बहुत सारे टर्न्स हैं कॉइल के ऊपर, कोर के ऊपर बनाए गए कॉइल के। तो जो एरिया है ऑफ द पर्टिकुलर टर्न दैट इज इक्वल टू एल इंटू बी, अगर रेक्टेंगुलर है तो, ओके। अगर सर्कुलर टर्न हुए तो पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा, है ना। बट हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर केस की बात कर रहे हैं। लेट द कॉइल इज सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंडेड की बात कर रहे हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी, मैग्नेटिक फील्ड बी है, आई विद द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, ठीक है। तो हमें, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता है जो टॉर्क की वैल्यू होगी ऑन द कॉइल दैट विल इक्वल टू एन बी आई ए साइन थीटा। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, ठीक है। तो टॉर्क जो मिलेगी कॉइल को दैट इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है, एन बी ए साइन थीटा, एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट एंड ए फॉर द एरिया ऑफ द कॉइल। और साइन थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है आपका एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो हेयर थीटा इज द एंगल विच इज़ नॉर्मल ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है। प्लेन ऑफ द कॉइल बोलने का मतलब ये, अगर ये कॉइल है तो इससे नॉर्मल क्या होगा, जो नॉर्मल वेक्टर होता है इससे, वो क्या होता है, एरिया वेक्टर बोलते हैं उसको हम, ठीक है। अगर ये कॉइल का एरिया है, अगर ये कॉइल का प्लेन है, तो किसी भी आपका प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो उससे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बोला कि ये जो एरिया वेक्टर है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है, इसके बीच का एंगल होता है ये थीटा, ठीक है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ रेडियल, अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो बोला कि द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पर ये हमारे क्या थे, दो मैग्नेट थे इस तरह से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हमारी फ्लो कर रही थी। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इस तरह से, अब मैं ऐसे प्लेन बना दिए कॉइल का, तो कॉइल के प्लेन के साथ क्या हैं, पैरेलल हैं अभी ये, ठीक है। ये कॉइल का प्लेन है ना, ठीक है, ये कॉइल का प्लेन है, ये मैंने कॉइल बना दी है। अब कॉइल के प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है, ओके। जब कॉइल के प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर तो ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। दिस इज एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ओके। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कॉइल का प्लेन है वो तो पैरेलल है ना, ओके। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें ऑलवेज हम यही सिचुएशन पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो हमने इसको कनकेव शेप दी हुई है, मैग्नेट को कनकेव शेप दी हुई है, तो कनकेव शेप देने का फ़ायदा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे भी जा रही है, यहाँ से ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ठीक है। तो हर पॉइंट के ऊपर ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारी कॉइल इस पोजीशन पे ऐसे बिल्कुल, ठीक है, तो जो पैरेलल बन गई वो ऐसे बन गई, ये वाली, ठीक है। अब मान लीजिए कॉइल थोड़ी रोटेट कर गई है, अब रोटेट करके ऐसे जैसे हो गई है, ठीक है, रोटेट कर गई हमारी कॉइल, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से भी आ रही होगी रेडियली, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये इसके लिए पैरेलल हो जाएगी, ओके। तो कनकेव शेप से क्या होता है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियली फ्लो करती है, ओके। रेडियली बोलने का मतलब ये कनकेव शेप है, ये मान लीजिए ये एक कर्व है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्या बन जाएंगी, रेडियस बन जाएंगी आपकी, तब इसको रेडियली बोलते हैं, अलॉन्ग द रेडियस, यहाँ से भी ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपकी जो साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, थीटा 90 डिग्री हो गया तो ठीक है। तो टॉर्क कितनी हो जाएगी, एन बी आई ए। तो दिस इज़ द टॉर्क, ठीक है, जो मूविंग कॉइल के पास है, ठीक है। कॉइल इतनी टॉर्क से रोटेट करेगी। ओके, अब बारी आती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको समझाया, जो कनकेव शेप है वो तभी दी गई है ताकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या हो, रेडियल हो। तो ये होती है टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। रेडियल देने से क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा हमेशा। तो साइन 90 डिग्री मैक्सिमम 1 होता है, तो हमें टॉर्क हमेशा मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है, जब कॉइल रोटेट करेगी। ओके, तो यही मैंने आपको बताया था कि व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड द सस्पेंशन वायर गेट्स ट्विस्टेड, ठीक है, जो मैंने आपको फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के बारे में बताया, ठीक है, जिससे वो सस्पेंड की होती है, वो क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। ओके, as a result of your restoring torque comes into play in the phosphor bronze strip which tries to bring the coil back to its original position. ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ। ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है ये ट्विस्ट हो जाती है, जब ये रोटेट करेगी तो ये ट्विस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी आगे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना चाहेगी, ठीक है। ये भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क देगी ये अपनी तरफ से, ठीक है। इसको अपोज करेगी कि मैंने ट्विस्ट नहीं होना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। ओके, और ये जो स्प्रिंग है ये भी मदद करेगा, ओके, क्योंकि स्प्रिंग भी साथ में क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, ये भी फर्दर और ज़्यादा आपका मूवमेंट होने नहीं देगा, ठीक है। तो हमें हमें क्या चाहिए, मूवी कॉल ग्लैमरेटर में हमें तो बस यही चाहिए कि हमें प्रेजेंस पता चल जाए, एक डिफ्लेक्शन मिल जाए, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं है कि ये फुल रेवोल्यूशन ही बनाना स्टार्ट कर दे, ऐसे रोटेट ही करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है उसको हम डिनोट कर रहे हैं थीटा से। ओके, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि इफ़ द थीटा विद द ट्विस्ट, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड के इज़ द रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। के क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस पर यूनिट ट्विस्ट, देन द टोटल रीस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है आपकी के इंटू थीटा के इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ी होगी, एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग होती है, ठीक है। बिकॉज अब यहाँ पे एंगुलर मोशन है, ठीक है, एंगुलर मोशन है, तो हम बोलेंगे जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगी दैट इज इक्वल टू के इंटू थीटा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, ठीक है। तो एंगुलर फोर्स भी टॉर्क उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो टो इज इक्वल टू के थीटा। ओके, तो ये थी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एन बी आई ए, ये किसके बराबर होगी, के थीटा के इक्वल होगी। ओके, तो यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू के एन बी ए इंटू थीटा। तो ये जो आपका ये सारा कांस्टेंट है के एन बी ए, के अपॉन एन बी ए, तो इसको हम जी बोल देते हैं। इस कॉल्ड गैल्वेनोमीटर, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके, तो ये जो आई है यहाँ से हम देख रहे हैं कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ट्विस्ट होगा उतना ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दस द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ओके, hence we use a linear scale in the galvanometer to detect the current in the circuit। ओके, हम लीनियर स्केल का यूज़ करते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था यहाँ पे फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बारे में अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो देखिए हमने कनकेव शेप के मैग्नेट यूज़ किए हैं, तो बीच में हमारी कॉइल है। अब यहाँ पे इन्होंने सिलेंड्रिकल कॉइल बताई है। ओके, सिलेंड्रिकल कॉइल हमने यहाँ पे ली हुई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब मान लीजिए हमारी कॉइल रोटेट करके इस पोजीशन पे है, देखो यहाँ पे ऐसे इस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे रेडियल बोलने का मतलब क्या होता है, हमारी जो डिमांड होती है वो क्या होती है कि हमारा जो कॉइल है, ठीक है, थीटा 90 डिग्री रहे। और थीटा क्या चीज़ है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले,
थीटा है आपका जो एरिया वेक्टर है कॉइल का, मान लीजिए कॉइल है, कॉइल का एरिया वेक्टर से 90 डिग्री एंगल पे होगा, ठीक है। तो ये इसका एरिया वेक्टर है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फ्लो कर रही है, तो हम चाहते हैं कि आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहे, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, मैक्सिमम होती है, तो हमें टॉर्क मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन को हमें ऑब्टेन करने के लिए हम इस तरह से, इस तरह के मैग्नेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि कॉइल अगर रोटेट भी करे, ठीक है, तो उसको हर टाइम 90 डिग्री के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मिलती रहे। ओके, तो हमें मैक्सिमम, तो यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज दैट फील्ड विच इज़ इन द प्लेन ऑफ द कॉइल इन ऑल पोजिशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जो प्लेन ऑफ द कॉइल है, जैसे मैंने आपको बोला था, दो चीज़ें पहले बताई मैंने आपको। एक तो बात हो रही है प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है, एक प्लेन है कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ पैरेलल बनी रहे। अब पैरेलल वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, तो एक ही बात है, अगर प्लेन ऑफ द कॉइल, अगर ये कॉइल का प्लेन है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, पैरेलल है, ठीक है, 0 डिग्री एंगल है। बट अगर इस कॉइल का मैं एरिया वेक्टर देखूँ तो वो इससे परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ठीक है, एरिया वेक्टर प्लेन ऑफ द कॉइल से परपेंडिकुलर होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक ही बात हुई। ओके, अगर आपको बोला जा रहा है कि प्लेन ऑफ द कॉइल हर पोजीशन के ऊपर पैरेलल रहे मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, या तो हम बोल देंगे कि एरिया वेक्टर क्या हो, 90 डिग्री एंगल पे हो। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पे अगर ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, तो यहाँ पे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इससे पैरेलल हो गई, ठीक है। मान लीजिए अगर आपकी कॉइल अगर आपकी ऐसे होती, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जानी थी इससे, और एरिया वेक्टर तो ऐसे परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा प्लेन ऑफ द कॉइल से, ठीक है। एक्चुअल में 90 डिग्री एंगल ये बन रहा है। ओके, तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि आपका साइन 90 डिग्री तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी। तो यही तो हमारी यही तो हमने अचीव करना है कि हमें मैक्सिमम टॉर्क मिले हमेशा, ठीक है, ताकि हमें डिफ्लेक्शन का पता चले। ओके, तो जो इससे पिछला लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ही ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू।